फिर से एक बार बतला देते हैं, रिपीट कर देते हैं। देखो 1838 ईस्वी की बात है। 1838 ईस्वी में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। जर्मन मतलब वो जर्मनी के थे, और बॉटनिस्ट मतलब वो पेड़ पौधों के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने एक बात कही, सॉरी, उनका नाम था मैथियस स्लीडेन। उन्होंने एक बात कही, वो ये कि जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बने हुए हैं। तो देखिए, इन 1838 1838 ईस्वी में एक जर्मन बॉटनिस्ट जिनका नाम था मेथियस स्लीडेन सेड दैट, उन्होंने बोला कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी तरीके के पेड़ पौधे होते हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर के बने हुए हैं। जस्ट आफ्टर 1 ईयर, यानी कि ठीक एक साल के बाद, यानी कि कब, 1839 में, 1839 ईस्वी में, अब ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन के थे, और जूलॉजिस्ट मतलब एनिमल के साइंटिस्ट थे, एनिमल्स के बारे में वो जानते थे, जिनका नाम था थियोडर स्वान। शॉर्ट में उनको टी स्वान भी बोलते हैं, या फिर नॉर्मली स्वान भी बोलते हैं। सेड दैट, उन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, वो अलग अलग प्रकार के सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिलकर के बने हैं। अब देखो, यहां पे मैंने क्या बोला कि ये जो थियोडर स्वान है ये है जूलॉजिस्ट। तो इन्होंने तो बोला एनिमल के बारे में ही, चूंकि प्लांट के बारे में पहले उन्होंने बोल दिया था, इसीलिए उन्होंने अपने लाइन में उनका प्लांट वाला भी ऐड कर दिया। तो उन्होंने बोल दिया कि जितने भी पेड़ पौधे और एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग प्रकार के सेल्स और उनके प्रोडक्ट, यानी कि उनके अंदर पाए जाने वाली चीजों से मिलकर के बने हैं, जो कि वो भी बोले हुए थे। बस बात यह है कि वो प्लांट वाले साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने प्लांट के बारे में बोला था, और ये एनिमल के साइंटिस्ट हैं तो इन्होंने एनिमल के बारे में बोला। अब देखिए अब क्या हुआ। ही ऑल्सो सेड, जो थियोडर स्वान थे इन्होंने एक और बात कही, क्या, कि ऑल एनिमल सेल्स हैव अ थिन आउटर मेम्ब्रेन, जितने भी एनिमल सेल हैं उनके पास, उनके बाहर में एक पतला सा आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला जो ये बात बोले कि जितने भी एनिमल्स हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं, तो ये तो कुछ उन्हीं के जैसा हुआ, मतलब उन्होंने भी वो बात कही थी, बस वो प्लांट के बारे में बोले थे और ये एनिमल के बारे में बोल दिए। अब अलग उन्होंने क्या बोला था, अलग उन्होंने ये बोला कि जितने भी एनिमल सेल्स हैं, क्योंकि एनिमल के साइंटिस्ट हैं, तो इन्होंने बोला कि जितने भी एनिमल सेल्स हैं उनके बाहर में जो आउटर कवरिंग लेयर होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब दोनों तो हैं साइंटिस्ट, कहीं ना कहीं मिले ही होंगे। अब इन दोनों ने सोचा कि भाई तुम हो बॉटनी वाले और हम हैं जूलॉजी वाले, और बायोलॉजी वैसे भी कंप्लीट इन दोनों से ही होता है, अकेले से नहीं होता है। बायोलॉजी में दोनों ही चीजें आती है, तो क्यों ना हम दोनों मिल करके एक थ्योरी ही दे दे। और उन दोनों ने मिल करके एक थ्योरी दे दिया जिसका नाम है सेल थ्योरी। तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि स्लीडेन एंड श्वान टुगेदर, यानी कि एक साथ मिल करके फॉर्मुलेटेड, यानी कि बनाए क्या, सेल थ्योरी। क्लियर। अब जब ये सेल थ्योरी बना दिए तो अब एक साइंटिस्ट थे, अ साइंटिस्ट नेम्ड एज रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो came and modified the cell theory, modified the cell theory।
he added and said that omnis cellula a cellula which means all cells are arises from pre-existing cell. हम्म हम्म। चलो 2 मिनट देखो। तो वहां पे क्या हुआ कि स्लीडन और श्वान दोनों मिल करके सेल थ्योरी तो दे दिए। अब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो केम, वो आए और उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, चेंजिंग। जैसे मान लो कि ये रूम मुझे मिला, कि भाई आपको ये रूम मिला है प्रॉपर। अब हो सकता है हम अपने अकॉर्डिंग कुछ डेकोर करें, कुछ फ्लावर यहाँ पे लगा दे, कुछ पोस्टर्स यहाँ पे लगा दे, मतलब कि ये क्या हुआ, ये मॉडिफिकेशन हुआ। सेम वैसे ही सेल थ्योरी में जो उन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर जो बात कही थी, अब एक साइंटिस्ट आए उस थ्योरी को ही चेंज कर दिए। चेंज कैसे किए, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब यही नहीं होता है कि किसी को, जैसे मान लो ये रूम मिला, तब हम पंखा निकाल करके दूसरा पंखा लगा दे या कुछ। चेंज का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है, चेंज इन द सेंस जो है सो है, हम अपना कुछ उसमें ऐड भी कर दे। तो वो जो साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो, वो आकर के सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिए। कैसे, उन्होंने एक लाइन बोली, ओमनिस सेल्यूला ए सेल्यूला, जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी नए नए सेल्स हैं वो देख रहे हैं, वो बहुत पुराना हो गया। वो ये जो होता है ना, कॉपी कॉपी ऐसे कर लो और नीचे में ऐसे फोन चलाओ, बहुत पुराना हो गया। देखो, कुछ नया टेक्निक डेवलप करो जिससे कि पता ना चले, चोरी भी ऐसे करो कि पता ही ना चले। अब चोरी करोगे, अब पता चल गया, पकड़ा गया, फिर तो चोर कहलाओगे। तो देखो, उन्होंने एक लाइन ऐड कर दी, ओमनी सेल्यूला ए सेल्यूला, जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जितने भी नए नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से बने हैं। जो पुराने सेल्स हैं उनमें डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद वो क्या करेंगे, नए सेल में डेवलप करवाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने ये लाइन ऐड कर दी। कोई आई की आई आई कोई तो कहो, वहां तो बुझाइए कोई एहि दुआरे कि मतलब हम कहियो दिली तैयो अहाँ फोन चला रहल छियै, मतलब सच्चा वाला प्यार है एहि के मतलब।
लेकिन कसम खाओ तो ये सामने में कसम खाओ जो ओकरा अलावा के ऊपर ध्यान नहीं देवे। देखो तो उन्होंने क्या लाइन ऐड कर दिया, उमनी सेल्यूला ए सेल्यूला, जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि जो भी नए नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से मिलकर के बने हैं। अब क्या हुआ, आफ्टर मॉडिफिकेशन सेल थ्योरी स्टेट्स, जब मॉडिफाई हो गया तो मॉडिफाई होने के बाद उसमें उन्होंने सिर्फ दो ही लाइनें छोड़ी। एक ये लाइन उन्होंने बोला था मेथियस लीडन ने कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, और उन्होंने जो स्वान थे वो बोले कि ऑल एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स, और प्लांट और ऑर्गेनिज्म दोनों क्या है, ऑर्गेनिज्म, सॉरी प्लांट और एनिमल दोनों क्या है, ऑर्गेनिज्म। तो इसमें उन्होंने एक साथ बोल दिया कि ऑल ऑर्गेनिज्म, ये भी तुम लिख सकते हो कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं वो अलग अलग प्रकार के सेल्स और उनके प्रोडक्ट से मिलकर के बने हैं। तो पहला लाइन सेल थ्योरी का ये हो गया। दूसरा लाइन कि ऑल सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो कि रुडोल्फ विर्चो बोले थे, जिसका मतलब होता है कि जितने भी सेल्स हैं वो, जितने भी नए नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से बने हैं। पुराने सेल में डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद वो दूसरे सेल में कन्वर्ट होंगे। क्लियर, ये था सेल थ्योरी। अब देखो एक छोटा सा वैसे पॉइंट आता है, वैसे ये किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक वैसे ही आपको कहीं पे बतलाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग भी जितना जगह पढ़े थे हम लोग कहीं नहीं बतलाया गया था, बट एक जगह पे एक टीचर बतलाए हुए थे, सो अभी तक याद है। वो ये कि नंबर ऑफ सेल्स इन बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, सो बॉडी वेट इंटू 10 to the power 52 ऑन एन एवरेज अप्रोक्स। ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि एग्जैक्ट इतना ही होगा, अप्रोक्स का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर। जैसे मान लो कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका मान लो 50 किलो उसके बॉडी का वेट है, तो उसके बॉडी में कितने सेल्स होंगे, 50 इंटू 10 to the power 52। एवरेज हम यहाँ पे क्यों बोले, क्योंकि जब सेल डिवीजन पढ़ाएंगे तो सेल डिवीजन में बतलाएंगे कि जो सेल होता है ना, सेल के अंदर कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ होता है, यानी कि हमारे बॉडी में कॉन्टिन्यूअस कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रहा होता है। इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल वाला हमें पता नहीं चलता है, एक्सटर्नल हमें पता चलता है। तो हमारे बॉडी में हर सेकेंड हर मिनट जो है ग्रोथ हो रहा होता है, और हर एक हमारे बॉडी का जो सेल्स है वो हर एक 24 आवर्स यानी कि हर एक 24 घंटे में डिवाइड होता है, और एक सेल दो सेल में कन्वर्ट होता है। ये अगला जो चैप्टर आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, उसमें पढ़ाएंगे। तो हमारे बॉडी में चूंकि हर 24 घंटे में क्या हो रहा है, सेल अपना नंबर बढ़ा रहा है, इसीलिए मैंने बोला कि ऑन एन एवरेज अप्रोक्स इतना कि नंबर ऑफ सेल इन आवर बॉडी दैट इज बॉडी वेट इनटू 10 to the power 52। क्लियर, चलो अब आते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल, कुछ उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक। अब देखो एन ओवरव्यू ऑफ सेल, पहले तो ये समझ लो कि हमने जो यहां पे बात किया, कल भी मैंने बतलाया था, उससे पहले ही मैंने बतलाया हुआ था कि जो हमारे बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है दैट इज सेल। सेल से बनता है क्या, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। तो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरा होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो यहां पे भी नाम से स्पष्ट है, हम हमेशा इसीलिए ये चीज बोलते हैं कि उसके नेम पे फोकस करो,
यदि नाम अच्छे से समझ जाओगे मतलब कि उसका मतलब आपको पता चल गया। तो देखो यूनी, यूनी का मतलब जब केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो केमिस्ट्री में सर पढ़ाएंगे, यूनी का मतलब होता है एक, बाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, टेट्रा का मतलब चार, पेंटा का मतलब पांच, हेप्टा का मतलब हमको पता था ये बोलोगे, सेवन होता है। क्या हम हेप्टा बोले? अब जिसको नहीं भी पता होगा वो क्या करेगा, सर वन टू थ्री फोर फाइव बोले, अब सीधा सेवन सिक्स ही बोलेंगे। तो ये हेक्स मतलब सिक्स होता है, हेप्ट मतलब सेवन, नोन मतलब आठ। हम क्या बोले, पीछे से आवाज आया? ऑक्ट मतलब आठ होता है, नोन मतलब नौ, डेक मतलब 10, डोडेक मतलब, हाँ समझ रहे थे हम, अंडेक मतलब 11, डोडेक मतलब 12, ऐसे ही ट्राइडेक मतलब 13। उसके बाद यही सीरीज हो जाता है, टेट्राडेक 14, पेंटाडेक 15, हेक्साडेक 16, हेप्टाडेक 17, ऑक्टाडेक 18, नोनाडेक 19। ठीक है, तो ये होता है सीरीज। बट यहाँ पे आपको जनरली वो 1 से लेकर के 10 तक ही काम आएगा, यही इतना काफी है, तो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यूनी, तो यूनी का मतलब क्या हुआ, वन। सेल्यूलर मतलब सेल, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म which is made up of, which is made up of only one cell is known as यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पूरा लिखना है, हम शॉर्ट में लिखे हैं। और मल्टी, मल्टी का मतलब ज्यादा, सेल्यूलर मतलब सेल, और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, यानी कि दोज ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म which is made up of, which is made up of more than one or two cells is known as मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं उनको क्या बोलेंगे, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यदि इसका एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख सकते हो, अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, यीस्ट, ये सब क्या है, यूनिसेल्यूलर के एग्जाम्पल, आगे भी पढ़ाएंगे। यदि मल्टीसेल्यूलर का लिखना हो तो प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, हम सब क्या हैं, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सो ऑर्गेनिज्म दो टाइप के होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, और मल्टीसेल्यूलर जो कि बहुत सारे सेल्स के बने हुए होते हैं, दैट इज ऑर्गेनिज्म। नोट कर लो। पेड़ पौधों को ज्यादा काट रहे हैं, अब क्या होगा कि पेड़ पौधों को जितना ज्यादा काटेंगे उसके कारण क्या होगा कि हमारे अर्थ में ऑक्सीजन का डिमांड कम होगा। लोग बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन भी तो चाहिए। शायद यदि हम कल बतलाए हुए हो या फिर नहीं बतलाए हुए तो क्लास 12 में वैसे वो बतलाएंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट सुने हो, अमेज़न जंगल, दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा जंगल है जो कि ब्राजील के एरिया में पाया जाता है। अकेला 20% ऑक्सीजन वही जंगल देता है पूरे अर्थ को, यानी कि पूरे अर्थ क्या, हाँ लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है। तो हमारे अर्थ को जो 100% ऑक्सीजन मान लो अभी जितना है, उसमें से 20% जो ऑक्सीजन है वो अकेला अमेज़न जंगल देता है, इसीलिए उसको बोला जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ। तो अब क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का डिमांड जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है, और ऑक्सीजन का जैसे जैसे डिमांड कम होता है उसके कारण सुने हुए होंगे कि अर्थ के ऊपर
जो अर्थ के ऊपर क्या है, एक एयर का एक ब्लैंकेट बना हुआ है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जिसके ऊपर में एक लेयर है दैट इज ओजोन लेयर। जो अर्थ के बाहर से जो रेज आ रही है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, उनसे वो हमें प्रोटेक्ट करता है। जैसे जैसे अर्थ में ऑक्सीजन का डिमांड कम हो रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा काट रहे हैं, अभी के टाइम में क्या हो रहा है, सभी को क्या चाहिए, पैसा। पैसा के लिए क्या करेंगे, बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज लगेगा, बड़ा बड़ा फैक्ट्रीज लगेगा तो वो क्या करेंगे कि जो मेन सिटी है, मेन सिटी में कहीं भी देखोगे मेन सिटी में फैक्ट्री नहीं लगाया जाता है। कोचिंग है या फिर कोई दुकान वगैरह है तो उसको मेन सिटी में लगाएंगे तो स्टूडेंट आएगा, कस्टमर्स आएंगे दुकान सब पे। लेकिन फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो उसको क्या है, ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करना नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके पास कस्टमर आएंगे ही, बड़े बड़े दुकान का ऑर्डर उसके पास आएगा ही। यदि मान लो कि वो मेन सिटी में कहीं पे जमीन लेगा, उसको 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का कट्ठा जमीन मिलेगा। अब उतना महंगा वो जमीन लेगा, उसके बाद स्टार्टअप करेगा। वहीं यदि वो गांव घर में आ जाए, गांव वाले इलाके में, जैसे मान लो कि एकदम उधर चला जाए एकदम बीचों बीच, तो वहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है। जब वहां पे कुछ भी नहीं है तो वहां वाला जमीन क्या होगा, पक्का वो सस्ता होगा। अब वो जमीन यदि सस्ता होगा तो जो वहां पे 1 करोड़ में जमीन मिल रहा है सिर्फ 1 कट्ठा, यहाँ पे वो क्या करेगा, 10 लाख में 2 कट्ठा जमीन ले लेगा, 4-5 लाख का कट्ठा आराम से 2 कट्ठा जमीन ले लेगा। 5 लाख में उसका ये जमीन हो गया, या फिर 10 लाख में, मान लो तब पर 90 लाख बचा, उस 90 लाख में भी वो अपना स्टार्टअप कर सकता है। तो वो क्या करेगा, वो ऐसा एरिया वाला ढूंढेगा, और जंगल वाला एरिया जो होता है, बाध वन वाला, वो सबसे सस्ता मिलता है। कहीं भी देखो गांव घर में भी रोड साइड वाला होगा जमीन बड़ा महंगा होता है, और अंदर वाला खरियान सब वाला, उससे वाला बड़ा महंगा होता है, सॉरी एकदम बहुत सस्ता होता है। अब वहां पे यदि वो जमीन लेगा तो वहां पे क्या है, पेड़ पौधे हैं। अब वो क्या करेगा, उसको फैक्ट्री बनाना है, पेड़ पौधों को कट करेगा, पेड़ पौधों को काटेगा तो ऑक्सीजन का डिमांड जाहिर सी बात है कि कम तो होगी। जब ऑक्सीजन का डिमांड जो कम हो रहा है, उसी के कारण अभी ओजोन के परत में कुछ होल हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट अर्थ पे आ रहा है, जिसके कारण पहले जितना कैंसर का पेशेंट होता था अभी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है। यदि आप आसपास पता लगाइएगा, यदि आप अपने गांव में ही सही से यदि सभी का यदि चेक करवा लीजिए, कैंसर का टेस्ट करवा लीजिए, तो उसमें से नहीं तो कम से कम 1-2 आपको कैंसर के पेशेंट जरूर मिल जाएंगे, इतना ज्यादा खराबी कर रहा है। इसीलिए बोला जाता है सेव ट्री सेव लाइफ। तो हमारा उनके साथ एक रिलेशनशिप है। हाँ हाँ, नहीं क्वेश्चन नहीं समझा आपका। ऑक्सीजन चाहिए कैसे, कहाँ पे पड़ती है, कौन सा बुझेंगे सर। कि यदि, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि यदि ऑक्सीजन चाहिए तो कहीं ना कहीं हमें भी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। हाँ, रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। बट वो कौन, हाँ तो उनके पास स्टोरेज का कैपेसिटी होता है। अभी जो सेल जो पढ़ाएंगे, सेल का जो क्लियर स्ट्रक्चर जो पढ़ाएंगे, तो उसमें पढ़ाएंगे जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल के पास, जैसे एनिमल सेल के बारे में जब पढ़ाएंगे तो एनिमल सेल में बतलाएंगे कि वहां पे हमारे पास स्टोरेज का कोई चीज नहीं होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, चाहे फूड हो चाहे कोई भी वेस्ट कोई भी प्रोडक्ट होता है, तो हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, हम अपने शरीर से बाहर कर देते हैं। बट वहीं यदि प्लांट की बात करें तो प्लांट के पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता है, वो बाहर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक चीजों के लिए अलग अलग सिस्टम बना हुआ है, बट पेड़ पौधों के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। तो इसके लिए उनके पास एक स्टोरेज मटेरियल होता है जिसका नाम होता है वैक्यूल, उसी के अंदर वो स्टोर करते हैं। जैसे कि यदि आपका क्वेश्चन हो सकता है, इसी टाइप से आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो
कि सर मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब एकदम मौसम खराब होता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक जब धूप धूप नहीं आती है, तो वहां पे भी तो प्लांट सरवाइव करते हैं। तो वहां पे प्लांट कैसे सरवाइव करते हैं? तो क्योंकि उनके पास जो वो फूड मटेरियल स्टोर करने वाला ऑप्शन होता है, उसमें वो भरपूर अमाउंट में उनको जो भी चीजें चाहिए उसको वो स्टोर करके रखते हैं, जिसके कारण वो आने वाले समय में उसका यूज कर सके। हाँ, वहीं यदि ये चीजें ज्यादा होने लगे, यदि उसको कॉन्टिन्यूसली यदि सनलाइट ना मिले, तो आगे चल करके वो जरूर वो डेड हो सकते हैं, बट उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी होती है। यहाँ पे जो आप पूछे हो कि ऑक्सीजन वाला, तो मेरे ख्याल से हमको आइडिया नहीं है, हम आज तक तो नहीं सुने हैं, बट हो सकता है कहीं यदि आप पढ़े तो, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है। क्योंकि उनको जो ऑक्सीजन यहाँ पे मिलता है, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, जब प्लांट फिजियो पढ़ाएंगे, तो प्लांट फिजियो में बतलाएंगे, उसका इक्वेशन बतलाएंगे कि उनके पास जो चीजें होती है उनमें मिलता है, उसके साथ मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद वो ऑक्सीजन को वो निकालते हैं। ये चीजें हम वहां पे बतलाएंगे, बट उनको ऑक्सीजन चाहिए ये हम पढ़ ही नहीं, और हम आज तक सब पढ़े भी नहीं है। ठीक है, यदि ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा हमको जरूर एक बार दिखलाना, बट हाँ ऑफिशियल बुक से दिखलाना, अनऑफिशियल बुक से नहीं। जैसे ऑफिशियल बुक का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ऑफिशियल बुक का हुआ आपका ये बिहार वाला, एनसीईआरटी वाला, ये सब हुआ ऑफिशियल बुक। उसके अलावा जैसे आता है एसबीपीडी हुआ, भारती भवन हुआ, ये सब होता है इनका अपना प्राइवेट बुक, इनका अपना पर्सनल बुक। जैसे मान लो यदि मेरे पास पैसा है तो हम भी अपने नाम का बुक छपवा सकते हैं। तो छपाने के लिए क्या है, उसमें तो हम जो लिखेंगे वही उसमें लिखा हुआ रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी बुक में गलत नहीं होता है, तो उसमें यदि हम गलत भी लिखेंगे तब पर भी वो छपेगा, क्योंकि मेरा अपना पब्लिकेशन है, हम खुद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम खुद उसकी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो अनऑथराइज्ड बुक का तो वैल्यू नहीं वो करेंगे, बट यदि ऐसा किसी ऑफिशियल बुक में है तो एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है? क्लियर? तो ये हो गया इस रिलेशनशिप के बारे में। अब देखो, इधर हमने बात कर लिया ऑर्गेनिज्म की, अब आते हैं सेल पे। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कि सेल क्या है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर के मामले में बोले या फिर उसके फंक्शन के मामले में बोले, दोनों में ही क्या है, बेसिक यूनिट है लाइफ का। लेकिन उसके टाइप के बारे में भी तो कुछ ना कुछ जानना होगा कि उसके टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो सेल 2 टाइप के होते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, और इसी को अब डिटेल में पढ़ाना है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव। ठीक है, प्रो मतलब प्रीमिटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राचीन, और प्राचीन मतलब पुराना टाइम। तो पुराने टाइम में क्या था, कोई भी चीजें सही से डेवलप नहीं हुई थी, ना कोई बातचीत करने का साधन था। जैसे अभी क्या है, जैसे अभी मान लो किसी से बात करना हो, फट से मैसेज के फट से उसके पास चला गया, और उस टाइम पे क्या था, ऐसा कोई साधन नहीं था। आज इसका तबीयत खराब हुआ, उसको पत्र भेज रहे हैं, पता चला डाकिया दिया नहीं दिया, दिया भी तो 10-15 दिन बाद देगा, तब तक पता चलेगा कि इधर जिसके बारे में पत्र लिखा था कि इसकी तबीयत खराब है, ये स्वर्ग लोग को पधार भी गए और इनका अंतिम संस्कार भी हो गया, नौके छठियार सब हो गया, लेकिन उसके पास बाद में पता चलेगा, जब तक वो आएगा तब तक दूसरे का भी लाइन लग चुका होगा। तो पहले के टाइम में ये था, कोई भी चीज डेवलप नहीं हुआ था। पहले के टाइम में कोई भी फीमेल किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं कर सकती है, किसी लड़के से बात नहीं कर सकती है, घूंघट नहीं उठा सकती है। पहले के टाइम में बच्चा का कितना जन्म हुआ, 1-2 साल में शादी करवा दिया जाता था। उसके बाद बाल विवाह पहले होता था। उसके बाद मतलब कि लड़की जब 11-12 साल की होती थी, तो उसको अचानक से उसके पापा किसी दिन बोलते थे कि कल तुम्हारा गौना होने वाला है, मतलब विदाई होने वाला है।
अगले उसको पता भी नहीं है कौन उसका पति है, किससे उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, और उसको अगले दिन आएगा वो लेकर के चला जाएगा। अभी तो पता चले कि उसका रिश्ता आया है, तुरंत फेसबुक इंस्टाग्राम पे उसका नाम सर्च होगा और उसके बारे में कुंडली निकल जाएगी। तो वही प्रिमिटिव मतलब प्राचीन। तो इसको समझने के लिए हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं नॉट वेल डेवलप्ड। ठीक, नॉट वेल डेवलप्ड। कैरियोटिक, जैसे गो से बना है ना, गो वेंट गोन, वैसे ही कैरियोटिक बना है कैरियोन वर्ड से, और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि वैसा सेल जिसका न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें बतलाएंगे जितने प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनके पास डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, और आगे जब सेल पढ़ाएंगे तो वहां बतलाएंगे कि जो न्यूक्लियस होता है ना, वही न्यूक्लियस पूरे सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, यानी कि घर का मुखिया है वो। अब यदि मान लो घर का मुखिया ही खराब होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि घर के सदस्य भी बिगड़े हुए होंगे, और यदि घर का मुखिया टाइट होगा तो जाहिर सी बात है कि वहां के सदस्य भी मिला जुला के ठीक ठाक होंगे। तो जब इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, जब उनके पास एक डेवलप्ड न्यूक्लियस ही नहीं है, तो इस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल भी नहीं होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल का मतलब होता है प्रॉपर शेप वाले ऑर्गेनल, तो ऐसे ऑर्गेनल भी इनके पास नहीं होंगे। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। यू, यू का मतलब ट्रू, और ट्रू का मतलब अपने लैंग्वेज में वेल डेवलप्ड, और कैरियोटिक मीन्स अगेन कैरियोन, और कैरियोन का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि वैसे सेल जिनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल। और जब इनके पास प्रॉपर डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा तो जाहिर सी बात है कि इनके बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनल्स होंगे वो भी प्रॉपर डेवलप्ड होंगे। सो दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? इसको लिख लो, इसके बाद इसके आगे चल कंटिन्यू करें। इसको लिख लीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत, समझने में कोई परेशानी तो बोल सकते। स्पीड नहीं लगता है कि स्पीड पढ़ाते हैं तो